रावम्मा फ्रॉम पोलावरम आंध्र प्रदेश, मीना शर्मा फ्रॉम राजस्थान, राजेश कुमार फ्रॉम बिहार एंड लक्ष्मी फ्रॉम तमिलनाडु। आपको पता है इन सब में कॉमन क्या है? आप सोच रहे होंगे हाँ, ये सब भारत के आम लोग हैं, बट एक और चीज है जो इन सब में कॉमन है। ये सब लोग अपने आप को एक ऐसे ट्रैप से बचाने में सक्सेसफुल रहे हैं जिस ट्रैप में आज से 10 साल पहले भारत की गरीब और बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग सबसे ज्यादा फंसे हुए थे। काफ़ी दिनों के बाद सोच रहे थे ये हमारा भी अकाउंट होना चाहिए, तो इसलिए आज जो खुला हुआ है हमें बहुत खुशी हो रही है। हमारा अकाउंट खुलने के बाद अब पैसा हमारे पास रहा करेगा। वहीं दूसरी तरफ वो लोग थे जो दिन रात काम करते, छुट्टी तक नहीं लेते और अपने खून पसीने की कमाई को संदूक में इस उम्मीद में रख देते कि एक दिन जरूरत पड़ने पर ये पैसे उनके काम आएंगे। बट रियलिटी क्या होती थी आपको पता है? साल भर की उनकी मेहनत की कमाई को कभी कोई चुरा लेता, कभी आग लग जाती या फिर कई बार सारे पैसे यूं ही खर्च हो जाते। फिर मजबूरी में लोगों से पैसे मांगने पड़ते, अपनी गरीबी का दुख भरा तमाशा देखना पड़ता और आखिरकार एक ऐसी जगह से उधार लेना पड़ता जहां सूद का भाव उनकी जिंदगी से भी ज्यादा महंगा होता। ये सब कई दशकों से यूं ही चला रहा था। फिर एक ऐलान हुआ, बैंक खुद चलकर लोगों के घर आए, लोगों के बैंक अकाउंट्स खोले गए, जिससे रावम्मा को उनके हस्बैंड की डेथ के बाद 30,000 का इंश्योरेंस क्लेम, मीना को टेलरिंग बिजनेस शुरू करने के लिए लोन, राजेश कुमार को डायरेक्ट गवर्नमेंट सब्सिडी एंड लक्ष्मी को अपनी पति की जान बचाने में हेल्प। दोस्तों, ये सारी स्टोरीज रियल है और इन सभी कहानियों में जान प्रधानमंत्री जन धन योजना की वजह से आई है। एक प्रधानमंत्री जन धन योजना, इस प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर गवर्नमेंट ऐसे लोगों के बैंक अकाउंट्स खोलकर उन्हें इतने फायदे पहुंचाने की कोशिश क्यों कर रही है? वेल, इसका जवाब है फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। भारत में वैसे तो फाइनेंशियल इंक्लूजन की शुरुआत 60 के दशक में हो गई थी, लेकिन इसको असली सफलता मिली प्रधानमंत्री जन धन योजना आने के बाद। सो ऐसे में ये समझते हैं कि कैसे एक स्कीम ने पिछले 40 से 50 सालों के काम को 10 साल से भी कम टाइम में पूरा कर लिया। दोस्तों, किसी भी देश की इकोनॉमी इस बात पर डिपेंड करती है कि उस इकोनॉमी की नींव जिन लोगों से मिलकर बनी है वो इकोनॉमिकली कितने मजबूत है, वो कितने फॉर्मल तरीके से देश की इकोनॉमी के हर पहलू से जुड़े हुए हैं और उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं करते हैं। सो इसीलिए कोई भी देश अपनी इकोनॉमी की जड़ों को मजबूत बनाने के लिए अपने देश के हर तबके के लोगों को फॉर्मल इकोनॉमिक मीडियम से जोड़ने की कोशिश करता है, ताकि आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति को भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रॉफिट से जोड़ा जा सके और इंश्योर किया जा सके कि देश का कोई भी व्यक्ति इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और उसके बेनिफिट्स से ना छूटे। गवर्नमेंट द्वारा की जाने वाली इसी कोशिश को फाइनेंशियल इंक्लूजन कहा जाता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन बेसिकली किसी भी देश की आर्थिक तरक्की को हर तबके के साथ डिस्ट्रीब्यूट करने में काम करता है, खासकर समाज के उन लोगों के साथ जिन्हें आज तक देश में होने वाले आर्थिक विकास का कोई फायदा नहीं मिला है। वैसे तो भारत में इसके प्रयास आजादी के बाद से ही शुरू हो गए थे, लेकिन इसकी असली कहानी शुरू होती है लगभग 1970s से। साल था 1969। देश की राजनीति में इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बीच जबरदस्त खींचतान चल रही थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसी बीच एक बड़ा फैसला लेते हुए मोरारजी देसाई को फाइनेंस मिनिस्टर के पद से हटा करके फाइनेंस मिनिस्ट्री को खुद अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसके बाद 19 जुलाई 1969 को उन्होंने देश के 14 सबसे बड़े बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया और अपने इस कदम से इंदिरा गांधी ने इन बैंकों के 70% एसेट्स पर सीधा कंट्रोल पा लिया। दोस्तों, उनके इस कदम का मकसद था कि बैंकों की पहुंच देश के गरीबों और कमजोर लोगों तक भी पहुंचे, क्योंकि उस वक्त ज्यादातर बैंक सिर्फ शहरों तक ही सीमित थे और सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन और अमीर लोग ही बैंकों से लोन ले सकते थे। लेकिन ये फैसला जितना अच्छा दिख रहा है, असल में उतना फायदेमंद साबित नहीं हो पाया। दरअसल उस टाइम बैंकों ने तो लोन दिए, लेकिन जब लोन वापसी का टाइम आया तो बहुत सारे लोग लोन चुकाने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से बैंकों की हालत बिगड़ने लगी। बैंकों की नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि एनपीएस बढ़ने लगा। बैंकों के पास इंडस्ट्रीज को लोन देने के पैसे कम पड़ गए और कुछ इस तरीके से पहली बार फाइनेंशियल इंक्लूजन का प्रयास अधूरा रह गया। फिर आया 1991 का इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, जिससे प्राइवेट बैंकों के लिए रास्ते तो खुले और बैंकिंग सेक्टर में कंपटीशन भी बढ़ा, लेकिन गाँव में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से लोग अब भी इकोनॉमी से सीधे कनेक्ट नहीं हो पाए। 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक बात कही थी, सरकार जब भी 1 रुपया खर्च करती है तो लोगों तक सिर्फ 15 पैसे ही पहुंचते थे, जो कि सच भी था, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन पर ठीक से काम ही नहीं हो पा रहा था और इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और प्राइवेट बैंक्स के आने के बाद भी पॉसिबल नहीं हो पाया। फिर ये सिलसिला साल 2005 तक यूं ही चलता रहा, लेकिन इसी दौरान रिजर्व बैंक ने अपनी एनुअल पॉलिसी में पहली बार इंडियन इकोनॉमी के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन पर जोर देने की बात कही। देश भर के बैंकों से अपील की गई कि वो अपने सर्विसेज को देश भर की जनता तक पहुंचाने के लिए शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाएं।
दरअसल रिजर्व बैंक को ये लगने लगा कि फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से मास एक्सक्लूजन हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से रिजर्व बैंक ने देश भर के बैंकों पर फाइनेंशियल इंक्लूजन को एक बिजनेस ऑब्जेक्टिव की तरह लेने का प्रेशर बनाया। साल 2008 में रंगराजन कमेटी की सिफारिशों के बाद बैंकों ने फाइनेंशियल इंक्लूजन को काफी सीरियसली लिया, जिसका ऑब्जेक्टिव देश के हर कोने में बैंकिंग सेवाओं को आसान बनाना था, ताकि गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोग भी आसानी से बैंकिंग सेवाओं का फायदा उठा सके। फिर आपने भी देखा होगा, साल 2010-11 के बाद बैंकों ने नए ग्रामीण ब्रांच खोले, एटीएम लगाए गए, डिजिटल कियोस्क बनाए गए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन अभी भी इस पूरे प्रोसेस में एक चीज की कमी थी, और वो कमी ये थी कि देश की गरीब और ग्रामीण जनता खुद से फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा बनने की कोशिश नहीं कर रही थी। दोस्तों, इसीलिए में 2014 तक भी यूपीए गवर्नमेंट द्वारा फाइनेंशियल इंक्लूजन के जो प्रयास हुए भी वो पूरी तरीके से कारगर साबित नहीं हुए, क्योंकि लोगों को लगता था कि बैंक खाता खुलवाने से उनकी लाइफ में क्या ही चेंज आ जाएगा। लेकिन इसी साल जब देश में एनडीए गवर्नमेंट की सरकार बनी तो उसने फाइनेंशियल इंक्लूजन को अपनी मेन पॉलिसीज में शामिल किया और 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन नाम की एक ऐसी क्रांतिकारी योजना लॉन्च की, जिसे आज वर्ल्ड्स बिगेस्ट सक्सेसफुल स्कीम माना जा रहा है। आप देखेंगे तो उस स्कीम की लॉन्च होते ही देश भर में बैंक अकाउंट्स खुलने की झड़ी लग गई। पहली बार देश के हर तबके के लोगों ने खुद से ही फॉर्मल इकोनॉमिक सिस्टम से जुड़ने की कोशिश शुरू कर दी और 10 सालों के अंदर ही देश के 90% एडल्ट्स के पास अपना खुद का बैंक अकाउंट हो गया। लेकिन इस स्कीम ने आखिर ये क्रांति लाई कैसे, आइए अब इसको समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम आपको शुरुआत से बता रहे थे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत देश के ज्यादातर ग्रामीण और गरीब तबके के लोगों को इसमें शामिल किया जा रहा था और प्रधानमंत्री जनधन योजना पहली ऐसी स्कीम साबित हुई जिसने पहले हफ्ते से ही अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल करने का रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया। 28 अगस्त को जब इस स्कीम को फॉर्मली लॉन्च किया गया तो उसके एक हफ्ते पहले से देश भर के बैंकों ने पूरे देश में 77,892 कैंप्स लगाए। ये कैंप सिर्फ इस इंटेंशन से लगाए गए थे कि वहां हर उस व्यक्ति का बैंक अकाउंट खोला जाए जिसके पास पहले से कोई बैंक अकाउंट नहीं था। गवर्नमेंट की तरफ से ये पहली ऐसी पहल थी जब बैंक इतने बड़े स्तर पर लोगों तक खुद चलकर पहुंचे और इसी वजह से भी लोगों ने इन कैंप्स में जाकर आसानी से अपना जनधन खाता खुलवाया, क्योंकि आमतौर पर जब कोई व्यक्ति बैंक जाकर अपना अकाउंट खुलवाने की कोशिश करता तो उसे लंबी लंबी लाइन और एक काउंटर से दूसरे काउंटर के धक्के खाने पड़ते थे। लेकिन इन कैंप्स ने पहली बार उस रेजिस्टेंस को खत्म किया और 23 अगस्त से 29 अगस्त 2014 के बीच में 1.8 करोड़ बैंक अकाउंट खोले गए, जो किसी भी देश के द्वारा एक हफ्ते में खोले गए बैंक अकाउंट के रिकॉर्ड से बहुत ज्यादा था। और इसी वजह से इस कोशिश को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया और इस तरीके से देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन की एक तरह से क्रांति आ गई। आप देखेंगे तो इसके बाद खुद से भी लोग बैंक जाकर अपना जनधन खाता खुलवाने लगे, जिसके लिए गांव के लोगों को जागरूक करने के लिए बैंक मित्र की भी नियुक्तियां की गई, जो बैंक और गांव के बीच एक ब्रिज का काम करते और लोग इस स्कीम की वजह से भी अपना बैंक अकाउंट खुलवाने लगे। लेकिन बैंक अकाउंट खुलवाने के कुछ और भी कारण थे, जिसमें सबसे पहली वजह तो यही थी कि लोगों को बिना किसी डिपॉजिट के ही बैंक अकाउंट खोलने का मौका मिल रहा था। साथ ही बैंक में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की भी कोई दिक्कत नहीं थी। बैंक अकाउंट खुलवाने वाले सभी लोगों को फ्री में रुपए डेबिट कार्ड भी दिए जा रहे थे, जिसके कोई चार्जेस नहीं थे, क्योंकि इससे पहले एटीएम के अपने बहुत से चार्जेस हुआ करते थे, सो इसलिए गरीब लोगों तक एटीएम की सुविधा नहीं होती थी। लेकिन जब लोगों ने ये सुना कि डेबिट कार्ड भी बैंक अकाउंट खुलवाने के साथ मुफ्त में मिल रहा है, तो लोगों ने इसके लिए भी बैंक अकाउंट खुलवाए। डेबिट कार्ड के साथ ही साथ जनधन खाता खुलवाने वालों का 2 लाख का इंश्योरेंस किया जाने लगा। बैंक में 10,000 रुपए तक के ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई, ताकि बैलेंस ना होने पर भी वो किसी जरूरी काम के लिए बैंक से 10,000 तक की रकम निकाल सकें। देश में पहली बार हो रहा था जब बैंक अकाउंट खुलवाने में लोगों को बैंक की तरफ से इंश्योरेंस, फ्री सर्विस और इजी ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिल रही थी। तो ऐसे में लोगों के लिए स्कीम काफी अट्रैक्टिव हो गई, खासतौर से उन लोगों के लिए जिनके पास पहले से कोई खाता नहीं था। बैंक इन अट्रैक्टिव ऑफर्स के साथ ही साथ लोगों ने जनधन खाते इसलिए भी खुलवाए क्योंकि जितनी भी सब्सिडीज सरकार के द्वारा भेजी जा रही थी उनके लिए जनधन अकाउंट्स पहली प्रायोरिटी थे। ऐसे में एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी, किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी स्कीम के लिए लोगों ने जनधन के खाते खुलवाए और इस तरीके से प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत पहली बार लोगों को स्ट्रिक्टली भी फॉर्मल बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए मोटिवेट किया गया, जैसा कि पहले कभी नहीं देखने को मिला था। और इन्हीं सब का असर है कि अगस्त 14, 2024 तक 53.13 करोड़ जनधन के खाते खोले जा चुके हैं, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए एक सक्सेसफुल स्कीम इसलिए मानी जा सकती है क्योंकि इसके तहत 35.37 करोड़ अकाउंट्स रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में खोले गए हैं। लेकिन ये स्कीम फाइनेंशियल इंक्लूजन को तब और सक्सेसफुल बना देती है जब आपको ये पता चलता है कि इन अकाउंट्स में 56% अकाउंट्स महिलाओं के द्वारा खोले गए हैं, जो इस स्कीम की सबसे बड़ी सक्सेस है। आइए अब जानते हैं पिछले 10 सालों में इस स्कीम से क्या बदलाव हुए हैं।
देखिए, इस योजना का सबसे बड़ा सक्सेस है देश के हर कोने तक जैम ट्रिनिटी की पहुंच से इजी बैंकिंग सर्विसेज का मोबाइल पर पॉसिबल होना। और ये जैम ट्रिनिटी कुछ और नहीं, वही जनधन, आधार कार्ड और मोबाइल है। और इन तीनों ने मिलकर आज देश के चाय की दुकान से लेकर के सब्जी के ठेले तक मोबाइल से डिजिटल पेमेंट को इतना बढ़ावा दिया है कि पूरी दुनिया इंडिया के सक्सेस को एक बेहतरीन मॉडल की तरह देखती है। लेटेस्ट डेटा की माने तो इंडिया में हर मंथ 300 मिलियन यूपीआई पेमेंट होता है, जिसे $240 बिलियन से ज्यादा देश में मूव करता है, जो देश की इकोनॉमी पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट शो करता है। ऑनलाइन पेमेंट के अलावा जनधन योजना की वजह से आधे अरब से अधिक बैंक खातों के खुलने से बैंकिंग सेवाओं की मांग में वृद्धि हुई है, जिससे कॉमर्शियल बैंक्स ने पिछले कुछ सालों में खुद को एक्सपेंड किया है। साल 2013 में देश में लिस्टेड कॉमर्शियल बैंक्स के टोटल 1,05,992 ब्रांचेस थी, जो 2023 में 46% बढ़कर के 1,54,983 हो गई हैं। जनधन खातों की संख्या बढ़ने की वजह से इन अकाउंट्स में लोगों के द्वारा किए जाने वाले डिपॉजिट्स भी बढ़े हैं। आप शायद ये जानकर के चौंक जाएंगे कि अगस्त 2024 तक जनधन अकाउंट्स में टोटल डिपॉजिट 2.31 लाख करोड़ पहुंच गई है, जिससे न सिर्फ देश की इकोनॉमी में हिडन मनी फ्लो का हिस्सा बढ़ा है, बल्कि डिपॉजिट से लोगों को लोन देना भी आसान हुआ है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि जनधन खाते सरकार की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर व्यवस्था की नींव बन गए हैं। गरीबों को इसके जरिए तेजी से लाभ पहुंचाने में मदद मिलने के साथ ही साथ जैम ट्रिनिटी की वजह से नॉन एलिजिबल या फर्जी बेनिफिशरीज को बाहर करके इस पूरे प्रोसेस को और बेहतर बनाया गया है। इन सब के अलावा इसका एक बहुत ही सरप्राइजिंग सोशल इम्पैक्ट भी देखने को मिला है। साल 2021 में एसबीआई की एक रिपोर्ट में यह पाया गया कि जिन राज्यों में जनधन खातों में अधिक बैलेंस था, वहां क्राइम रेट में कमी और अल्कोहल और टोबैको कंजम्पशन में गिरावट देखने को मिली थी। और इससे क्लियर होता है कि इस योजना का सोशल इम्पैक्ट भी काफी पॉजिटिव था। साथ ही इसी एसबीआई रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत ने जनधन योजना की वजह से फाइनेंशियल इंक्लूजन में चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो भारत जो काम 70 के दशक से ही करना चाह रहा था, लेकिन चाहकर के भी उसमें उसको सफलता नहीं मिल रही थी, उसी काम को 70 के दशक से कहीं ज्यादा पॉपुलेशन को कवर करते हुए जनधन योजना ने महज 6 सालों में कर दिखाया है। और ये हम नहीं, बल्कि 2023 में G20 की एक रिपोर्ट में देखने को मिला है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने अपने बैंकिंग टेक्नोलॉजी को स्मार्ट बनाते हुए फाइनेंशियल इंक्लूजन के टारगेट को महज 6 सालों में हासिल कर लिया। और अगर इंडिया ऐसा नहीं करता तो उसे इस टारगेट को हासिल करने में 47 ईयर्स का टाइम लग जाता। आप इसी से समझ सकते हैं कि कैसे जनधन योजना ने एक तरीके से हमें 40 साल के पिछड़ेपन से बचा लिया और इंडियन इकोनॉमी को फॉर्मली देश की मैक्सिमम पॉपुलेशन के साथ जोड़ने में सफल हुआ है। दोस्तों, जनधन योजना की वजह से देश में इतने व्यापक तौर पर जो ये परिवर्तन देखा जा रहा है, क्या आपने भी इसे महसूस किया है? हमें इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो से अगर आपको कुछ वैल्यू मिली हो तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।